नमस्कार, ईटी स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में क्या हुआ और आपको अब क्या करना चाहिए। आपके भी जो सवाल है इस शो में आप भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ईटी स्वदेश को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप फॉलो कीजिए और वहाँ आप अपने सवाल भेज सकते हैं। बस आपको केकेटी लिखना है, स्पेस देना और अपने सवाल भेज देना। सवाल के साथ जरूर बताएं अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये तमाम जानकारी बताएं। इसके साथ साथ आप ये बताएं कि कितने शेयर आपके पास है, किस भाव पे आपने लिया है। ये तमाम जानकारी आप जरूर दें ताकि हमारे जानकार आपकी मदद कर सके। इसके अलावा एक और तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ ईटी स्वदेश को फॉलो कीजिए। वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, कल की तैयारी शो के कमेंट बॉक्स में आप जाके अपने जो सवाल है वो भेज सकते हैं। शो भी देखिए, उससे आपको ये पता चला है कि अलग अलग शेयरों पे हमारे जानकारों ने क्या राय दी है और हो सकता है कि वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में भी हो। वैसे आज देखिए बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेंज को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे उतार चढ़ाव कितना था। निफ्टी बैंक का जो हाई आज का जो है 46,048 का, लो है जो है 45,615 का है और कमोबेश कह सकते हैं कि 45,825 का बंद हुआ है। तो 46,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब नहीं हुआ। लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी बिकवाली बढ़ती हुई दिखी। निफ्टी में भी आप देखिए कहीं ना कहीं लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी सुबह से ही थोड़ी कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी सुबह से मजबूत था। लास्ट के आधे घंटे में सरेंडर किया। 21,964 का हाई था और लो जो था 21,726 का था और कमोबेश कह सकते हैं कि लो के आसपास ही बैंक निफ्टी जो है बंद होता हुआ दिखा। कुछ स्टॉक्स देखिए निफ्टी में जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। टाटा मोटर्स एक शेयर था, नतीजों के दम पे टॉप विनर बनता हुआ दिखा। इसके अलावा कोल इंडिया, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स थे जिसमें खरीदारी थी। सिप्ला भी एक और स्टॉक था निफ्टी का जिसमें कि हमने मजबूती बनते हुए देखी। लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें कि नतीजे खराब आए और उनकी ज़बरदस्त पिटाई होती हुई दिखी। एचपी यूपीएल देखिए खराब नतीजों के बाद जिस तरीके से मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है और शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। यूपीएल 11% की गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस देखिए 3.5% गिरावट। भारतीय एयरटेल देखिए वहाँ कमजोरी देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स थे जहाँ गिरावट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व में भी आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती थी। आईओसीएल में अच्छी खरीदारी देखी, आईओसी में एक अच्छी खरीदारी थी। सेल देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एमसीएक्स में हमने थोड़ी सी मजबूती बनती हुई दिखी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, एमएमटीसी 10% का अपर सर्किट लगा। स्मॉल कैप बैंक में आज के ट्रेड में देखिए यूको बैंक एक शानदार मजबूती। तमाम स्मॉल कैप बैंक में देखिए अब सरकारी बैंकों गजब की तेजी थी। यूको बैंक देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, इसमें खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां तेजी थी आज के ट्रेड में। शुगर स्टॉक्स में आज देखिए बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स में मजबूती, सिंभावली शुगर जैसे स्टॉक्स थे जहां खरीदारी देखने को मिली। तो कुछ एक सेक्टर्स, कुछ एक स्टॉक्स थे जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। अब यहां से समझते हैं कि बाजार की दिशा और दशा क्या होगी। एक शेयर जरूर देखिए और उस पर ही अगले आधे घंटे में हम फोकस करने वाले हैं। तमाम दर्शकों के सवाल जो लेंगे उससे ज़्यादा जुड़े हुए होंगे। वो है पेटीएम। गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार शेयर कमज़ोर होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो शुरुआत इसी शेयर के साथ करेंगे। हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो है दो जानकार जो जुड़े हैं उनके नाम मैं आपको फटाफट देख के बताया। तो हमारे साथ आशीष महेश्वरी जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती, क्या क्या मिल सकती है। और किरण जानी है। आशीष जी, आज मार्केट की बात नहीं करूँगा मैं। मार्केट तो चलिए मूड माहौल ठीक ही देखने को मिल रहा है, माहौल पेटीएम ने खराब कर रखा है। पेटीएम पे क्या राय होगी, क्योंकि जो लगातार सवाल आया है ना उसका मैं एक साथ सारे सवाल ले लूंगा पेटीएम पे। पेटीएम को लेकर क्या नजरिया है आपका सर? बिल्कुल एक काफी बड़ा जोल्ट तो है कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर, क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी लोग उनका आरएफ क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो जितना भी पेमेंट आता जाता है वो पेटीएम पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू रूट होता है। अब इतने सारे उनके जो पॉइंट ऑफ सेल जैसे बोलते हैं वहां पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है क्यूआर कोड के थ्रू, और यदि आप 29 फरवरी के बाद नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या पेटीएम को आने वाली है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको जूझना है कि एग्जिस्टिंग जो बैन लगा है उससे, और दूसरा ये कि क्या आगे जाके यदि आपने कुछ एक रास्ता निकाल लिया कि पेटीएम पेमेंट बैंक की बजाय आप दूसरे बैंक के साथ डील करेंगे, तो क्या जो शॉपकीपर्स हैं या जो रिटेल के लोग हैं, क्या आप पे दोबारा भरोसा करेंगे? वो एक गंभीर समस्या का विषय अभी बन गया है। तीसरी बात ये है कि तो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज आए हैं तो हो सकता है ईडी या सीबीआई के भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले।
तो चूंकि ये सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर और कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर इतने सारे चैलेंजेस आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक के लिए निगेटिव है और आगे भी स्टॉक में आप और गिरावट देखेंगे। तौर पे पेटीएम पे किरण, अगर यहाँ से गिरावट आती है आपके हिसाब से, और गिरावट अगर देखने को पता नहीं कब तक गिरेगा, आपके हिसाब से कोई लेवल समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले, थोड़ा रिलीफ बनता हुआ दिखे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर पेटीएम की हम बात करें तो लास्ट टाइम जब इसमें गिरावट आई थी तो कहीं ना कहीं इसका बॉटम जो था वो 438 के आसपास था, और आज का भी आप क्लोजिंग देखोगे तो 438 के आसपास का क्लोजिंग है। हाउएवर यहाँ से हम बॉटम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि ये बॉटम बन ही चुका है, लेकिन जिस तरह से हम न्यूज देख रहे थे, एक दो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बाई भी किया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक आध दो लोअर सर्किट और भी लग सकती है। हालांकि 3 लोअर सर्किट लग गई है तो अब से 10% की लोअर सर्किट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको वैल्यू बाइंग लग रहा है और नीचे सस्ता मिलेगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना ही यहाँ पे बुद्धिमानी होगी। तो करंट मार्केट प्राइस से तो हम नहीं सजेस्ट कर रहे। नीचे देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 400 से 360 के बीच में कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए, बट अगेन ये प्री अटेम्प्ट है। मेरे हिसाब से वहां पे लेवल्स को आने दीजिए, कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो ही हमें हमारे हिसाब से पेटीएम में हाथ डालना चाहिए, नहीं तो एज ऑफ नाउ हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। वॉच करने की सलाह होगी। अब आशीष सर, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तो मैं 3 सवाल बैक टू बैक पेटीएम पे लूँगा और आपको यही बताना है कि क्या करें ये जिनके पास ये शेयर हैं। नई खरीदारी की राय तो आप भी नहीं दे रहे हैं। पहला जो सवाल है बीना भारद्वाज का है। पेटीएम के 2000 शेयर है, 600 के भाव पे उन्होंने लिया है। सूरज का सवाल है, उन्होंने पेटीएम 450 शेयर लिया है 520 के भाव पे। सारे प्लेट एक साथ आप दिखा दिए पेटीएम के। और पूजा का सवाल है, पेटीएम पे 30 शेयर लिया 880 रुपये के भाव पे, यानी 3 अलग लेवल 880, उनका पैसा आधा हो ज़्यादा घट गया है। सूरज जी के पास जो 520 का है उनको भी नुकसान, मीना भारद्वाज जी का 600 पे उनको भी नुकसान हो रहा है। तीनों पेटीएम के जो दर्शक हैं जिन्होंने सवाल लिए हैं उनके नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। आशीष जी, अब राय आप दे दीजिए। मेरी सलाह रहेगी कि जब भी आपको मौका मिले स्टॉक में से निकलने का, एक बार निकल जाए, क्योंकि अब चूंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही पूरा हिला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी यहाँ पर कोई बड़ी रिकवरी आ जाएगी कि या बहुत इन्वेस्टर्स में वापस आएंगे। हमने देखा मॉर्गन स्टैनली ने भी मेरे ख्याल से काफी बड़ा लॉट 50 लाख शेयर का उन्होंने खरीदा, उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई बॉयंसी नहीं आई या कोई कंफर्ट नहीं लौटा। दूसरी बात यदि आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी करीब जो मेजर इसमें पोर्शन है, तो रिटेल का करीब 30% पोर्शन है और 70% में इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर ही है। और इसमें विजय शंकर शर्मा जी के पास में इसमें सिर्फ 9% स्टेक है। उनसे कहीं ज्यादा स्टेक तो 3-4 फंड है जो 10-10% स्टेक लेके बैठे हुए हैं। तो जब तक कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई कंफर्ट आ जाए आरबीआई की तरफ से कि इस बैन को डिले कर दिया जाए या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सेंस रहेगा कि आपको स्टॉक में फ्रेश परचेजेस करें और या एवरेज करने की भी कोशिश करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर राइज पे इस स्टॉक पे आप सेलर आएंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से आप जहाँ पे भी मौका मिले तो निकल जाए। तो मौका मिले तो निकल जा। आशीष जी, 3 सवाल है मेरे इस पे, फटाफट हाँ ना में बताइए। खरीदारी करनी चाहिए कहीं भी शेयर में गिरावट के बाद? नहीं, मेरी सलाह रहेगी खरीदारी नहीं करना। सब निकलने का मौका निकाल ले और निकल जाए एक बार के लिए। देख, मैं निकल जाने की सलाह रहेगी कि आज भी काफी वॉल्यूम हुआ है स्टॉक में, तो ऐसा नहीं है कि निकलने को नहीं मिल रहा है। आप लाइन में लगा के रखिए तो निकलने को मिलेगा। अच्छा, कुछ बहादुर होते हैं जो एवरेज करने की कोशिश करते हैं, ये बहादुरी नहीं करे? मेरे हिसाब से बहादुरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शायद वो नॉर्मल कोर्स होता तो मैं कहता कि आप बिल्कुल एवरेज करें, 600 की चीज 400 हो गई है, पर जब बिजनेस के फंडामेंटल या मॉडल पे ही सवालिया निशान हो गए हैं तो वहां पर आप एवरेज करके क्या करें? यार, कितनी गहरी और कितना संकट बड़ा ये किसी को पता नहीं, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो निश्चित रूप से बहादुर मत बनिए, एवरेज मत कीजिए, नई खरीदारी बिल्कुल मत कीजिए। लगातार ये टीना स्वदेशी ये कह रहा है, और आपके पास है तो ऊपर निकलने का मौका ही तलाशिए। ये पेटीएम पे सीधे तौर पे आते हुए। अब फटाफट कुछ और स्टॉक्स पे सवाल पूछते हैं। विवेक जी का सवाल है मुंबई से, बोदल केमिकल पर उन्होंने सवाल पूछा है। 200 शेयर है 99 रुपये के भाव पे। किरण जी, क्या राय होगी बोदल केमिकल पे? बोडल केमिकल का अगर हम डेली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली हमने देखा था कि
कहीं ना कहीं 85 के हाई लेके नीचे में 71 तक की एक गिरावट आई थी। अब ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है, और जिस तरह से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 78 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, जब तक 78 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आप बोल्डर केमिकल होल्ड रख सकते हो। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, ऊपर में फिर से वापस आप 93 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो 93 के लेवल के लिए 78 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। के लिए अनिल जी की राय है। अनिल जी का सवाल है, जी एंटरटेनमेंट पर सवाल उन्होंने पूछा, 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 200 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। ये शेयर भी जो है ना कमाल का शेयर है आशीष जी, तेजी मंदी तेजी मंदी तेजी मंदी, खबर आना नहीं आना, डील हो रही नहीं हो रही, फाइनली डील टूट गई। क्या रहा जी एंटरटेनमेंट पे? जी बिल्कुल, मेरी सलाह कोई बहुत ज्यादा इस बार इन स्टॉक्स में एडवेंचर करने की जनरली रहती नहीं है। मुझे लगता है जब आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन, एसजेवीएन, एनएचपीसी, रीडा जैसे स्टॉक गया, कोल इंडिया जैसे स्टॉक में इतना बेहतरीन रिटर्न बनता है, तो हमें क्यों ऐसे स्टॉक जहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आता रहे, वो भी निगेटिव न्यूज फ्लो आता रहे, वहां पर परचेज करें। तो मेरी सलाह में अभी भी स्ट्रेटेजी ये यूज करना चाहिए कि इन स्टॉक्स में परचेज करने से बचना चाहिए, और जहाँ पर एक क्लियर आपको एक रोड मैप दिखाई दे रहा है आगे कि सरकार उस सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रही है, तो बेटर है वहाँ निवेश करें जहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो जी मैं मेरी अवॉइड करने की सलाह रही। सलाह जिनके पास है वो क्या करे फिर सर? क्या दोबारा से आप सवाल जिनके पास repeat- ये शेयर है, जैसे अनिल जी के पास शेयर है 200 के भाव पे लिया, वो क्या करे फिर? होल्ड करे? मेरी सलाह 165 रुपए का एक बार स्टॉप लॉस लगा के रखें और अपने लक्ष्य आने का इंतजार कर सकते हैं बस, क्योंकि स्टॉक में इतनी वोलेटिलिटी है कि हो सकता है रेट आ जाए, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो 165 के स्टॉप लॉस का अनिल जी आप होल्ड करके चल सकते हैं। मुकेश जी का सवाल, एसबीआई कार्ड पे 122 शेयर है उनके पास, 833 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करे एसबीआई कार्ड्स पे। क्या राय होगी किरण जी? सो एसबीआई कार्ड का अगर हम डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यानी कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं फरवरी 23 के आसपास के जो बॉटम्स है उस रेट को रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पड़े हुए तो आप 700 रुपए या तो 690 का एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर 700 690 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है हम 650 तक की गिरावट देख सकते हैं। तो नई खरीदारी की राय नहीं होगी, जिनके पास है वो 690 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इसको होल्ड करें। जैसे 690 टूटता है मेरे हिसाब से एक बार के लिए इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो 690 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के सलाह होगी। सौरभी का सवाल है दिल्ली से, नायका के शेयर इनके पास 140 शेयर है 185 रुपये के भाव पे। नायका ये भी एक फिनटेक कंपनी, क्या राय होगी आशीष जी इस पे? फिनटेक कंपनी ने नायका ई कॉमर्स कंपनी है, रिटेल कंपनी है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में उनके फिजिकल स्टोर्स भी है। नायका की कहीं बेटर पोजीशनिंग है कंपेयर टू पेटीएम के, बट फिर भी मेरा मानना है कि ये स्टॉक में आप देखें तो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर रहे। आज नायका का स्टॉक भी देखें तो 130 पैसे से बढ़ के आज भी 160 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पीएसयू या बैंकिंग स्टॉक या रेलवे डिफेंस स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मेरी सलाह अभी भी नहीं रहेगी कि नायका में कोई फ्रेश निवेश करे, क्योंकि एक सेक्टर आउट ऑफ फैंसी हो गया कंज्यूमर गुड्स का या ई कॉमर्स रिलेटेड या न्यू जनरेशन। तो इस स्टॉक को भी अवॉइड करने की सलाह है। यदि आपने ले रखा है तो 150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो नई खरीदारी मत कीजिए, लेकिन आपके पास है तो 150 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। हमने फटाफट अंदाज में पेटीएम सहित तमाम शेयर पर चर्चा की। अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। किरण जी शुरुआत आपके साथ करूंगा, क्या है वीआईपी स्टॉक्स आपकी तरफ से? स्टॉक में दोनों बाई की तरफ है। ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं वीक लग रहा है, लेकिन उसमें स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि हमें ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे अपने को अच्छा खासा एक्शन मिल सकता है। तो पहला है वो कैनफिन होम है। कैनफिन होम 805 के आसपास क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न जरूर है, लेकिन अपना जो रेंज ब्रेकआउट है उस रेंज ब्रेकआउट के जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है, और कहीं ना कहीं उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो 805 के आसपास की क्लोजिंग है या तो सेटलमेंट है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक दो दिन में आप 850 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 799 एज स्टॉप लॉस हम कैनफिन होम में मेंटेन कर रहे हैं। तो कैनफिन होम हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक है वो मेटल सेक्टर के अंदर से वेदांता। वेदांता का डेली चार्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को किरण जी मिल रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एकदम तेजस की रफ्तार से आप बताते हैं फटाफट। 850 का आपने टारगेट बताया, इसमें स्टॉप लॉस क्या बताया कैनफिन होम में?
799। 799 ये चुन के आपने दिया 799। चलिए अब याद रहेगा, कोई नहीं भूलेंगे इसको। अगला शेयर बताइए सर। हाँ, अगला शेयर है हमारा वीडीएल, मेटल सेक्टर के अंदर से। वीडीएल का आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। साथ ही साथ स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम भी 270 के आसपास से हमने एक सेल ऑफ देखा था, लेकिन अब की बार हमें लग रहा है कि ये 270 के ऊपर टिक गया है। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें अच्छी खासी एक तेजी देख सकते हैं। तो वीडीएल हम 272 273 के आसपास की सेटिंग क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 289 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। 279 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दोनों स्टॉक्स के अंदर हमारे स्टॉप लॉस काफी नजदीक है या तो छोटे है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट अगर कॉशियस या तो वीक होएगा तो चांसेस है कि सभी स्टॉक में स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो रिस्क ज्यादा ना लेते हुए या तो टाइट स्टॉप लॉस से अगर हम काम करेंगे तो बेटर है कि हम अच्छे रिटर्न बना पाए। तो ये रहा आते हुए से। स्टॉक का नाम क्या बताया आपने मेटर में? 270 का मैंने 289 का टारगेट तो मैंने सुन लिया। शेयर का नाम क्या है सर? दूसरा जो स्टॉक था वो वीडीएल, वेदांता। अच्छा, वेदांता। वेदांता में खरीदारी करने की सलाह होगी। 289 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर इसमें? 269। 269 का स्टॉप लॉस। 2 शेयर खरीदारी करने की सलाह दी है उन्होंने। कैनफिन होम में खरीदारी कीजिए। 850 का टारगेट होगा, 799 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। वेदांता में खरीदारी करने की सलाह, 289 का टारगेट होगा, 269 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए दोनों शेयर बारे में क्लैरिटी होगी। अवधि नहीं है, 269 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आशीष जी आपकी तरफ से क्या रहा है? मेरा पहला स्टॉक रहेगा LIC ऑफ इंडिया। मेरा मानना है इस स्टॉक की अब काफी रेटिंग होगी। और रीजन ये 8 फरवरी को कंपनी के जो नतीजे आने वाले हैं वो काफी बेहतरीन मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मेरा मानना है लास्ट क्वार्टर में करीब 7,900 करोड़ का मुनाफा था। इस बार करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा LIC रिपोर्ट कर सकता है, जो ऑलमोस्ट उनका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट होगा। दूसरी बात यदि हम देखें कि उनका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही कम है। 96% गवर्नमेंट के पास स्टेक है, करीब 1.5% FIs और DIs के पास है, तो सिर्फ 2% का रिटेल में फ्लोटिंग स्टॉक, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बड़ा तेजी बना हुआ है। और अब IPO के प्राइस के ऊपर भी स्टॉक आ गया है। तो जिस वीकेंड को निकलना था वो निकल चुके हैं। तो मेरा लक्ष्य अगले 6 महीने के लिए स्टॉक में करीब 1,300 रुपए का है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, उसके कंपनी के नतीजे आ जाए हैं, वो है कल्याणी स्टील लिमिटेड। ये कल्याणी भारत फोर्ज ग्रुप की कंपनी है जो स्पेशल स्टील में काम करती है, जो ऑटोमोबाइल्स में लगता है। इस कंपनी में भी हमने देखा कि सभी कंपनी ने एक एक्विजिशन किया, तो जिसके बाद कंपनी की कैपेसिटी अभी 2,90,000 टन से बढ़ के करीब 6 लाख टन पहुंच जाएगी। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लास्ट क्वार्टर में 39 करोड़ से 65 करोड़ का प्रॉफिट आज जो नतीजा है उसमें हुआ। और मेरा मानना है कि अगले क्वार्टर में करीब 75 करोड़ से ऊपर का मुनाफा ये कंपनी करेगी। तो इसको भी 850 रुपए के लक्ष्य के लिए अगले 3 से 6 महीने के लिए बाय किया जाए। तो कल्याणी स्टील का टारगेट क्या बताया सर आपने 6 महीने के लिए आशीष सर? 850। चलिए 850 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह भी कल्याणी स्टील को पसंद आ रहा है। मजबूती देखने को मिल सकती है। आशीष सर और किरण सर आपका शुक्रिया, आपने फटाफट अंदाज में तमाम शेयरों पे चर्चा की और आपने हमारे दर्शकों की मदद की। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन रुकिए ज़रा, चलते अपने